बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं urdu.fm या urdupodcast.com पे। आज हमेशा की तरह मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे मौलाना हैं यहाँ पे नॉर्वे में, आईसीसी मस्जिद ओस्लो में उसके इमाम भी हैं मौलाना सलीम अलवी साहब। उनको मैं बहुत बहुत वेलकम करूँगा। एक हम सीरीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह करम, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस मस्जिद में, और ज़ाहिर सी बात है इस कम्युनिटी को भी आप समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, तो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ आना शुरू हुए हैं? आप फॉर एग्जांपल आप टैकल करते हैं फैमिली इश्यूज़। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मैं बताऊं कि फैमिली इश्यूज़ होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े वगैरह होते हैं, बच्चों से बड़ों की शिकायतें, बड़ों की छोटों की, उसके अलावा रिश्तों की इश्यूज़ होते हैं। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको लगता है कि हमें यहाँ पर नॉर्वे में रहते हुए उनके ऊपर बात करनी चाहिए? इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम आगे चलते हैं इस सीरीज़ को लेकर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वकास भी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे इजहार ख्याल करने का मौका दिया है। ये बहुत अहम टॉपिक है और मैं डे वन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर, यानी मैं यहाँ पे बात करूँगा अपने उर्दू बोलने वाले अपने यानी जनूबी एशियन बैकग्राउंड के हामिल लोगों की बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इशू फैमिलीज़ के हवाले से मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि डेली बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ें आती हैं और उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। नौइयत इस लिहाज से कि बच्चे हमारे पास आते हैं, यूथ आते हैं, तो यूथ अपने मसाइल बताते हैं और उसमें दो चीज़ों को हमें ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो चीज़ें आ रही हैं यूथ की जो मसाइल हैं, अगर वो शादीशुदा नहीं हैं तो उनके मसाइल ये आ रहे हैं कि एक वालिदैन बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, कल्चर को, मज़हब को जब वो मिक्स करते हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा शायद उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से दीन से भी दिल बर्दाश्ता होते हैं कि ये कैसा दीन है। यानी कई नौजवानों ने मुझे ऐसे भी कहा कि जी ये कैसा दीन है कि जो हमें कोई राइट्स ही नहीं देता है, ये को हमें चॉइस का हक ही नहीं देता है। अच्छा, इसी तरह जो शादीशुदा ये नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो शादीशुदा हैं उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल में ये है कि वो भी जो यानी बजाय इसके कि फैमिली का जो रोल है वो सपोर्टिव रोल हो, तो सपोर्टिव के बजाय वो बंदा जो शादी करके आता है या करके आती है तो उस बेचारे के साथ मसला ये होता है कि वो एक लिहाज से हर वक्त उसने अपने जो लाइफ पार्टनर है उसको भी लेके चलना है, प्लस ये है कि अपनी फैमिली और जो लाइफ पार्टनर है उसकी फैमिली उनको भी साथ उसने चलाना है, और वो बेचारी या बेचारा चक्की के दो पार्टों में पिस रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये एक एंगल है। और उसके बाद दूसरा जो एंगल आता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के होने के बाद फिर चैलेंजेस अलग आ जाते हैं। वो चैलेंज जो हम सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मियाँ बीवी के आपस के जो झगड़े हैं, आपस के जो कन्फ्लिक्ट हैं या पीछे जो फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स हैं, उन फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपस में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चों के सामने जो है वो एक दूसरे के साथ करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, और बसा औक़ात जो है वो उसके जो नताइज हैं वो बच्चों के ऊपर तो नेगेटिव पड़ती ही हैं, ख़ुद उनके ऊपर भी नेगेटिव होते हैं, और जो है वो डाइवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक चीज़ है वो शायद गाइडलाइन की कमी है। ठीक है, हमें ये भी, यानी आज का अगर दिन की मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में 2 तलाक़ के मसाइल मेरे पास आए। अब उसमें होता क्या है कि बसा औक़ात शोहर जो है वो तलाक़ को एक धमकी के तौर पे इस्तेमाल, तलाक़ देना नहीं चाह रहा होता, वो धमकी के तौर पे, लेकिन उसको पता नहीं है, अनअवेयरनेस है कि उसने कैसे करना है। हालांकि मतलब मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें भी कुरान ने सूरह निसा में पूरी एक डिटेल
अल्लाह ने बताई है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कि जिन स्टेप, यानी तलाक ये जो है ये आखिरी हल है, ये पहला हल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि तलाक को पहला हल लिया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो हम सोचते हैं कि इसका जी कोई सोल्यूशन हो। तो ये चैलेंजेस हैं। गुस्से में कह दिया, गुस्से में कह दिया जी, ये गुस्से में कह दिया, ये और अल्फाज जो है वो कह दिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे मैं ही समझता हूँ कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और बल्कि मैंने एक अभी फुशलाग भी दी है, तजवीज़ एक दी है, सजेशन दी है। और सजेशन ये है कि शादी से पहले, जिस तरह हम हज पे जाते हैं ना, तो हज पे जाने से पहले हम एक बाकायदा कोर्स करते हैं कि हज आपने कैसे करना है, एहराम कैसे बांधना है, उसकी क्या पाबंदियां हैं। उम्रे से पहले कोर्स करते हैं, करवाते हैं लोगों को। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह शादी से पहले जो न्यू कपल्स हैं जिनके अब डिसाइड हुआ है, तो उनको हम एक कोर्स करवाएं कि जिसके अंदर ये चीज़ें उनको बताई जाएं कि अब हमारे यहाँ ये मसला ये भी है कि हम राइट्स की बात सारे करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कोई भी नहीं करता है। हर बंदा ये कहता है कि मेरे ये राइट्स हैं, मेरे ये राइट्स हैं, ठीक है। शोर भी अपने राइट्स की बात करता है, बीवी अपने राइट्स की बात करती है, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ उनको बताई जाएं कि आपके राइट्स क्या हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो जब एक बंदे के वो राइट्स हैं और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पहले के राइट्स हैं, अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से ये जो शिकवा है वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगी कि मुझे मेरे राइट्स नहीं मिलते। ठीक, इसी तरह ये जो रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, इस पर फिर डिटेल से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। अभी आप सुन रहे हैं मौलाना सलीम अलवी साहब को, आईसीसी के इमाम हैं ऑस्लो नॉर्वे में। अभी जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सबको बहुत बहुत वेलकम। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही दरमियान से भी सुन रहे हैं, अगर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होगी बाद में, आप इसको कहीं से भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई पे भी होगा और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे होगा, यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह आएगा। तो मौलाना साहब, अगर जो आपने अभी इश्यूज़ का जिक्र किया, बच्चों का, उसके अलावा शादीशुदा बंदों की भी बात आपने की, तो क्या बुज़ुर्गों के हवाले से कोई इश्यूज़ आते हैं आपके पास कोई, या फिर वो कहते हैं जी बस अब वक्त हो चुका है, अब क्या इशू लेके आना? कोई ऐसे इश्यूज़ हैं आपके पास उनके? आपसे काफ़ी लोग कुरान वगैरह सुनने आते हैं, ये जाहिर सी बात है, ये एक इशू इसके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पर उनको ज़रूरत थी इस तरह की कि उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आप? इसमें इस वक्त नॉर्वे में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, यानी 70+ में जो हैं, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी जो नॉर्वे में लोग आए थे। और इन लोगों ने, बेचारों ने बहुत हार्ड लाइफ गुजारी है, बहुत स्ट्रगल की है, मेहनत की है, 2-2 काम, 3-3 काम भी किए हैं। साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हुए हैं, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हुए हैं, फिज़िकली इफ़ेक्ट हुए हैं। और उसके बाद अब जाहिर बात है कि उनकी वो जो कंसंट्रेशन थी वो अपनी इकानमी को ठीक करने पे थी। बिल्कुल। उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने पे थी कि उनको स्टेबल करना है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद उनकी जो कंसंट्रेशन थी कि अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ और यहाँ पे। अब बुज़ुर्ग हज़रात, बहुत सारे बुज़ुर्ग, चूँकि डेली बेसिस पे मेरा उनके साथ होता है कंसर्न, बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जो मेरे पास कुरान भी पढ़ते हैं, वो एक उनका एक साथ ताल्लुक़ है, तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल भी मेरे साथ शेयर करते हैं और गाइडलाइन के हवाले से भी बात करते रहते हैं। ख़वातीन की भी ऐसी जो है वो कंडीशन है, ख़वातीन को भी मरीजों की क्लास होती है। लेकिन मेजॉरिटी जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सबसे ज़्यादा इश्यूज़ किस बात पे, आप उधर ही आ रहे हैं? मैं उसी की तरफ आ रहा था। सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू आता है जो बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग मुझे बताते हैं कि जब वो यानी कोशिश कर रहे थे ना कि इकोनॉमिकली स्टेबल करने की फैमिली को, तो 2-2 जॉबें की, 3-3 जॉबें की, और उनके दरमियान और उनकी जो औलाद थी उनके दरमियान रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, गैप आ गया, बहुत गैप आ गया, जनरेशन गैप आप उसको कह लें। और वो रिश्ते, अभी वो बच्चे ये समझते हैं, वो बच्चे भी इस वक्त जवान हो के 40, 45 और 50 की एज को पहुंच चुके हैं और उनके आगे अपने बच्चे हैं, वो ये समझते हैं कि जिस तरह हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं, हम अपने बच्चों की छुट्टी जो यानी अपना लेयर टाइम है, वो उन्होंने लेयर टाइम भी क्या है उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, और हम अपना जो लेयर टाइम है वो अपने बच्चों पे जब खर्च करते हैं। हमें तो हमारे पापा ने टाइम ही नहीं दिया। मुझे एक डॉक्टर है, ठीक है, हमारा एक साथी है, उसने मुझे ये कहा कि मेरा आज भी, यानी आज मैं खुद, मेरे बच्चे हैं, ठीक, लेकिन अब भी मैं यानी हेजिटेशन फील करता हूँ अपने वालिद से बात करते हुए,
ठीक है। वो डिस्टेंसिंग वो ऐसी पैदा हुई कि वाले साहब अलग थे, हम अलग थे, और हम तो बस जो है वो पापा को देखते थे कि जी वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बस उन्होंने अपना रोल ये समझा कि हमारा शायद सिर्फ रोल यही है कि हमने मकान का कमाना है और उसके बाद जी ग्रोसरी अरेंज करना है, बाकी जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करनी है, और उसी के लिए वो जो वो कोल्लू के बैल की तरह जो हम मुहावरा बोलते हैं ना, तो उस तरह उन्होंने काम किया। लेकिन उसकी साथ साथ ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अपने बच्चों को टाइम देना, बच्चों की बातें सुनना, उनकी जो थाट्स थी उनको सुनना, उनकी जो पेरेंट्स मीटिंग तो होती थी उनमें जाना, तो ये सारे काम माँ करती थी। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ही होता था, लैंग्वेज बैरियर आ जाता था। तो उस बैरियर की वजह से वो जो हमारी बच्चे यहाँ पे पहली जनरेशन बच्चों की जो आई थी, तो उनमें और उनके जो बड़े हैं उनके दरमियान वो रिलेशन नहीं है, और उसकी जो वजूहात हैं वो मैंने आपको बताया कि तो टाइम का, दूसरा लैंग्वेज का, फिर तीसरा कल्चर का डिफरेंस आ गया कि अभी भी हमारे जो वो बुज़ुर्ग हैं तो वो अपनी उन्हीं रिवायात को, उसी ट्रेडिशन को जो पाकिस्तान से, जो अपनी फैमिली से वो लेके आए थे, उसी को लेके यहाँ पे चल रहे हैं, चलना चाहते हैं। वो उसी टाइम के अंदर एक किस्म का फ्रोज़न हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि वही चीज़ है। जब मेरी वाले साहब से बात होती है तो मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि वो उस टाइम से निकल नहीं पा रहे। वो भी जब 70s में आए थे तो वो भी लगातार सुबह से शाम तक काम, सुबह से शाम तक काम, सुबह से शाम तक काम, और जाहिर सी बात है पूरे घर को संभालना, पूरी फैमिलीज़ को संभालना। तो मुझे महसूस हो रहा है वो गैप, मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपने आप उस चीज़ में देख रहा हूँ कि गैप हो जाता है, उतना लंबा हो जाता है कि आप सिर्फ अपने वालिद को सुबह से शाम काम करते देखते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पर भी बुज़ुर्गों से बात होती है, एक छोटी सी बात करूँगा, उससे फिर आपको मैं माइक देता हूँ कि जहाँ तक मैंने कुछ बुज़ुर्ग हज़रात से मेरी बात होती है 1-to-1, फेस टू फेस, और प्राइवेट उनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ आइडियाज़ लेने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उनमें से कुछ इस तरह के हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली साइकोलॉजिकली टॉर्चर से गुजर रहे हैं। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए वो बस आपको नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। मसाजिद में एक उनका एक मशगला होता है, लेकिन वो कवर करने के लिए वो अपने साइकोलॉजिकली उनके जो माइनसेस उनकी ज़िंदगी में हो चुके हैं, और जिस तरह उनके बच्चे उनको अब ट्रीट करते हैं, यानी कि आपने कौन सा एहसान किया जी काम करके अब्बा जी। ये मैंने एक से नहीं, दो से नहीं, मैं उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ कितने अंकल से मेरी बात हुई जिन्होंने एक ही जवाब दिया है कि बच्चे कहते हैं आपने कौन सा एहसान किया अब्बा जी। और वो उनका हशर हो गया, उनके जिस्म का, उनकी हड्डियों का। आप देख सकते हैं बेचारों की, वो चल नहीं पाते सही तरह से। तो ये आपका ये कहना कि उनका पाकिस्तान से आना, ज़ाहिर सी बात है, ये वर्क फोर्स चाहिए थी नॉर्वे में, तो उनकी तरफ से तो एक किस्म का उन्होंने अपनी फैमिलियों को आबाद किया यहाँ पे, काफ़ी अपने ख़ानदान के बच्चों को, भांजों को, भतीजों को यहाँ पर बुलाया, वो शादियाँ करवाई अपने बच्चियों के साथ, उनकी कज़नों की शादियाँ करवाई, यहाँ पर लेके आए। तो क्या आपको लगता है कि ये किस्म का एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन था, कि उनको शायद बताना चाहिए था किसी को कि ये होना है, या फिर आपको लगता है कि जब वो आए थे और ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह वो चल रहे थे दीन से, क्या उनकी ये दूरी थी? जबकि दीन से दूरी कैसे कह सकते हैं जबकि मसाजिद भी उन्होंने लोगों ने बनाई हैं सारी यहाँ पे, तो क्या कहीं ना कहीं बैलेंस ख़राब हुआ है यहाँ पे? असल में ना मेरे ख्याल से जो मैं चूँकि ना यानी केस टू केस बात नहीं करूँगा, मैं जर्नल बात करूँगा कि जर्नली आप ये नहीं कह सकते हैं कि दीन से दूरी है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो हमारी आई है, आप देखें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया में जहाँ पे गए हैं उन्होंने दो चीज़ों को बहुत फोकस किया है। एक, उन्होंने मसाजिद की तामीर को फ़ोकस किया, मसाजिद बनाने को फ़ोकस किया, और दूसरा उन्होंने हलाल फूड को बड़ा फ़ोकस किया है ना। ये दो चीज़ है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे यूरोप की बात नहीं करूँगा, मैंने जापान विज़िट किया। जापान में यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी मसाजिद बना भी रही है, और यहाँ इवन कि वहाँ पे इंडोनेशियन, मलाइशियन ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी यानी मस्जिदें बना भी रही है, ऑर्गेनाइज़ भी कर रही है, और दूसरे नंबर पर फिर जो है वो हलाल फूड का वो इंतज़ाम कर रहे हैं कि ज़बीहा का और वो चीज़ों का। ये मतलब अल्लाह ने किसी को एक तौफीक देते हैं और उनकी तौफीक के साथ ही होता है। तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि मजहबी कोई ड्रॉबैक है या कोई थोड़ी सी दूर है। असल में मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा प्रॉब्लम बना है कि अब हम जिस माहौल में पले बड़े, या फर्स्ट जनरेशन वो अपने वालिदैन अभी वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जिस तरह हम अपने वालिदैन के आगे से बात नहीं करते थे, हम सर झुकाते थे, और बिल्कुल वो अपना यानी डिस्कशन का भी वो माहौल नहीं हुआ करता था, तो हमारे बच्चे उसी तरह के हैं।
लेकिन एक थोड़ी सी ये रियलिटी तस्लीम करनी चाहिए कि अब हमने जिस माहौल में परवरिश पाई और हमारे बच्चों ने जिस माहौल में परवरिश पाई है या पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो माहौल बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि हम मतलब वो बच्चे जो यहाँ पे जाते हैं एक मिक्स कम्युनिटी में, एक इंटरनेशनल जो है वो इन्वायरमेंट में है, उनका एक विजन ब्रॉड होता है और फिर दूसरा उनको चीज़ों को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो उसमें एक थोड़ा सा जहाँ पे वो एक दूरी बनी है, एक दूरी का ये भी बना है कि हम उस अंदाज़ में अपने आप को ना अपग्रेड नहीं कर सके, अपडेट नहीं कर सके, और वो एक जो है वो ब्रिज बनने के बजाय जो है वो दरमियान में दीवार बनती चली गई है और वो दूरियां आती चली गई। और अब दोनों तरफ से मिसकंसेप्शन होती है, ठीक है। यानी बच्चों की तरफ से मिसकंसेप्शन ये होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जी हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया, हमें टाइम दिया ही नहीं है। और वालिदैन की तरफ से क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये आजकल के बच्चे नाफरमान हैं, ठीक है, एहसान फरामोश भी कहीं कहते हैं, एहसान फरामोश है, नाफरमान है, ये है, बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन असल में मेरे ख्याल से ना दोनों तरफ से थोड़ा सा बैलेंस चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बच्चों को भी ये नहीं सिर्फ अपने एंगल से नहीं देखना चाहिए कि जी हमें जब वालिद की ज़रूरत होती थी कि बाकी लोग यहाँ पे ये जो जब वो देखते हैं नॉर्वेजियनों को कि वो उनके वालिदैन उनके साथ जी वो शी पे जा रहे हैं, मैचेस पे जा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं, हमारे वालिदैन हमारे साथ आते ही नहीं थे। तो उसकी वो ग्राउंड्स पे तो नहीं देखते हैं कि वो वालिदैन कहते हैं कि 2 घंटे उधर जाके जो मीटिंग या मैच देखना है बच्चों के साथ, तो वही 2 घंटे जाके काम कर लेंगे, थोड़े से पैसे ले आएंगे और बच्चों को ओवर टाइम लगा लेंगे, वही बच्चों का कोई बेनिफिट कर लेंगे। सही बात है। ठीक है, अब ये है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ना उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और अगर वो फर्स्ट जनरेशन इतना हार्ड वर्क न करती या वो स्ट्रगल न करते या वो सेक्रीफाइस न करते तो आज सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती थी। हो नहीं सकती। और एक और हम इसको अगर ये देखें कि हमारी यहाँ पे नॉर्वे में सेकंड जनरेशन यानी उस लेवल पे पहुंच गई है कि यूके में जहाँ पे थर्ड या फोर्थ जनरेशन जाके अब पहुंची, यानी ये इसमें हमारी फर्स्ट जनरेशन की इतनी मेहनत थी, स्ट्रगल थी, ठीक है, तो उसको हमें तस्लीम करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसमें ये चीज़ आती है कि वालिदैन की हमें जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या थियोलॉजिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हैं तो इस्लाम तो हमें यही बताता है कि वालिदैन जिस कैफियत के अंदर भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके एहतराम में जो है वो कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। और अल्लाह ने कुरान में भी ये कहा कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि अपने वालिदैन के आगे रहमत के साथ अपने बाजू झुका के रखो, उनको आगे फला तक़ुल लहुमा उफ़, उनसे आपने उफ़ भी नहीं कहना है, उनको ये भी नहीं कहना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों किया है, ठीक है। अब वो वालिदैन जिन्होंने अपनी यानी देखें कि जब वो यहाँ पे आए थे, बहुत सारे बुज़ुर्गों से मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि जब यहाँ पे आए हैं 70s में तो यहाँ पे वो दूध या ब्रेड के साथ ही वो अपने उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था, तो उसी पे वो गुजारा करते थे। तो वो बेचारे यानी अपने पाकिस्तानी खानों को तरसे हुए थे, फैमिली से जुदा हैं, एक एक कमरे में 8-8 बंदे रह रहे हैं, शिफ्टों में रह रहे हैं कि जी अब दिन को जो है ये काम करने जाएंगे, ये इस बेड पे सोएंगे। तो वो उन्होंने बेचारों ने 1-1 करोड़ 1-1 रुपया करके जोड़ा, जब कुर्बानी दी, मुश्किलात काटी, परदेस काटा, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपनी यानी बीवी से, अपने बच्चों से, अगर वो बीवी बच्चों से दूर रहे हैं तो अपने बहन भाइयों से भी दूर रहे हैं, अपने वालिदैन से भी दूर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी कई दहाइयों से मेरे अब्बू 8 साल दूर रहे हैं हमसे, फिर उसके बाद में पहली दफ़ा मैंने अब्बू को देखा एक्चुअली सामने अपने, वो भी जब मैं 8-9 साल का था। तो ये वो सैक्रिफाइसेस थे जिसकी वजह से हम इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्योंकि हम देख चुके हैं कि पहली जनरेशन जो कर चुकी है उसका रिज़ल्ट क्या निकला, ठीक है ना, क्या ये हमारे लिए किस्म का ये एग्जाम्पल नहीं है सेकंड जनरेशन के लिए या थर्ड जनरेशन के लिए कि अब हमने इस तरह नहीं करना? अभी जाहिर सी बात है कुछ हम में से स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके बच्चों को ना टाइम दे पाना अभी भी कहीं हैं। मैं जानता हूँ कईयों को जो कि हैं 35-40 के, उससे ऊपर हैं, लेकिन उसी तरह रिपीट पे जा रहे हैं जिस तरह उनके वालिदैन थे। तो बच्चों की ना मीटिंग्स में आते हैं, कई पाकिस्तानी हमारे हैं भाई, कहीं हमारे सोमाली हज़रात हैं जो नहीं आते बच्चों की मीटिंग से, मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो अभी भी वो शिफ्टें लगा रहे हैं उस तरह की।
तो क्या ये वही दोबारा रिपीट पे नहीं जा रहा सारा कुछ? क्या जनरेशन वो गैप जो उनको अपने वालिदैन में नज़र आ रहा है, क्या उनको शायद पता नहीं है कि ये जनरेशन गैप इधर भी आएगा? क्योंकि ये बच्चा अभी बाद में कहेगा जी आप किधर थे जी, ट्रेनिंग पे तो आप थे नहीं, क्योंकि मैं सैकड़ों को जानता हूँ जो ट्रेनिंग्स पे नहीं जाते, साथ मीटिंग्स में नहीं आते। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपने भी इसके ऊपर जिक्र किया ना इसका कि ये इस तरह हो रहा है, तो क्या ये भी साइकोलॉजिकली उस चीज़ से अफेक्टेड नहीं होने वाले आने वाले 10-15 सालों में? असल में बेसिक चीज़ तो यही होती है ना कि हम अपने माजी से बंदे को ना सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। ये नहीं है कि माजी सिर्फ इसलिए होता है कि वो एक बस टाइम था, वो गुजर गया है, तो अब दोबारा उसी आपने डगर पे चलना है। हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आया आपकी प्रायोरिटीज़ यानी उधर पाकिस्तान की मुरब्बे ज़मीनें हैं, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे विले बनाने हैं और बड़ी बड़ी राइशें बनानी हैं, या आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, ठीक है। अगर देखें कि टाइम इज़ मनी, वक्त तो सबसे कीमती चीज़ है, ये तो गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। यानी अब कई मुझे बुज़ुर्गों ने ये भी कहा कि जी हम तो अपने बच्चों के बचपन से इंजॉय ही नहीं कर सके, हमने देखा ही नहीं है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, आज पोते हैं तो पोते वो उस अंदाज में यानी वालिदैन तो मिलते नहीं हैं, और वो सारा कितनी सैड सिचुएशन है। जब आपको कहते हैं वो तो आपको महसूस होता है उनके अंदर से दर्द कि उनका दिल करता है रोने का। वैसे ये भी एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या हमारे बुज़ुर्ग जो हैं जब इधर आते हैं, क्योंकि यंग होके आते हैं ना, यंग आते थे, मेरे अब्बू 17 साल के थे, तो जब आते हैं तो मैं इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाह रहा हूँ, दीनी वाले से तो बात कर रहे हैं, क्या आपको महसूस होता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इस वक्त वो साइकोलॉजिकली इतने प्रेशर में हैं कि उनको अपने एहसासात दिखाने का भी नहीं पता कैसे दिखाने हैं, किसको दिखाने हैं, रोना कैसे है, किसके आगे रोना है? मतलब कि आप समझ में क्या कहने की कोशिश करो, अभी भी वो मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ढाल जैसे बनते थे अपने बच्चों के आगे। क्योंकि मैंने कईयों को देखा है वो अपने एहसासात को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसीलिए वो टेंशन और स्ट्रेस और डिप्रेशन के अमराज में जाते हुए दिल की बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? असल में ना ये भी हमारा शायद एक कल्चरल चीज़ है। हम ये समझते हैं कि ये सारा जो बर्डन है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ये होता है कि एक फैमिली का सरबराह होता है, चाहे वो 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, ठीक है, तो जब तक वो हैं तो फैसले वही करते हैं पूरी फैमिली के सारे मामलात। तो वही चूँकि पहले बात हुई है कि वही सोच और वही चीज़ें साथ लेके आए हैं, तो हम ये बुज़ुर्ग हमारे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि उसी तरह हमें पूछा जाएगा और उसी तरह हमारे पास होल्ड होना चाहिए। बुजुर्गों की रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए नहीं, उसमें मैं उस बात की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बात ये वाली मुकम्मल कर लूँ कि उनको एक थोड़ी सी इंसान है, ठीक है, इंसान मशीन नहीं है, ठीक है, कि उसको वो बस उसने चलना है, उसमें तेल डालना है और आपने वो चलाते चले जाना है, ठीक। इंसान है वो, उसकी फीलिंग्स भी होती हैं, उसको खुशी गमी ये सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें आइडियल तो यही होता है कि बंदा अपने खुदा के साथ कनेक्शन मजबूत हो, जो तकलीफ़ दर्द हो वो अपने खुदा से शेयर करे। लेकिन अगर फिर एक चीज़ ये भी होती है कि कोई आपकी एक फीलिंग है तो अपनी फीलिंग का इजहार कर लें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर लें। एक चीज़ हमने यहाँ पे और भी ऑब्ज़र्व किया कि बिलखुसूस वो पेरेंट्स के जो अकेले रह जाते हैं, उनका लाइफ पार्टनर चला जाता है, ठीक है, नहीं वाइफ चली गई हैं या वाइफ हैं तो शौहर चले गए हैं दुनिया से, वो ज़्यादा तन्हाई का शिकार होते हैं, ठीक। वो बेचारे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। जब तक वो दोनों ज़िंदा हैं तो वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन जो ही वो उनमें से कोई एक चला जाता है ना, तो पीछे वो दूसरा जो होता है उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों को बहरहाल मैनेज करना, प्रायोरिटीज़, और उसमें यानी जो आज जवान हैं अपने काम पे लगे हुए हैं, वो उनको ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि कल हमने भी इस फेज़ में जाना है, इस एज में हम भी पहुँचेंगे, तो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट और उन चीज़ों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ जिस बात की तरफ आपने इशारा किया कि उनका किस हद तक होना चाहिए, देखें कि अब यानी इस्लाम ने ये इंसान को जो उसकी ज़ात की हवाले से चीज़ें उनके अंदर इख्तियार दिया है, ठीक है, जैसे इख्तियार इस हद तक दिया है, लेकिन वालिदैन को भी साथ ये कहा है, जो फैमिली का सरबराह है, जो गार्डियन है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको भी ये साथ कहा है कि आपने चॉइस भी लेनी।
अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता आता है, हज़रत अली रिश्ता पूछते हैं, मांगते हैं, तो हुजूर ने ऐसे नहीं कहा कि फ़ौरन वो रिश्ता कबूल कर लिया। हुजूर ने फरमाया कि मैं फ़ातिमा से जाके पूछूंगा और फिर वो अगर एग्री हुई तो फिर हम जो है रिश्ता डन करेंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर हज़रत फ़ातिमा से पूछा और जब वो आगे से खामोश हो गई थी और उन्होंने सर झुका लिया, तो ये एक रजामंदी की एक निशानी। तो उसके बाद फिर हुजूर ने, और ये हुजूर ने उम्मत को ये चीज़ बताई है कि अपने बच्चों की जो खुशी है या बच्चों की जो रज़ा है उसको भी आप जो है वो देख के उसके बाद डिसाइड करें। ऐसा ना करें कि आप उनसे पूछे बगैर एक फ़ैसला कर दें। तो ये इस वाक़या से या इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ऐसे नहीं है कि उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो, यानी आप ये भी नहीं हो गया कि उसको अपनी लगाम दे दी कि अब जो मर्ज़ी करता फिरे, और ये भी नहीं है कि जी वो किसी को जो है वो सारी चीज़ें उसकी कोई और तय करे। यानी उसके अंदर एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। और उसमें मैंने इशारा पहले भी किया है कि हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं ना, कि कल्चर को और दीन को जब मिक्स करते हैं तो फिर ये सारे चैलेंज हमें नज़र आते हैं और उनका सामना करना पड़ता है। ठीक, आखिरी सवाल आपसे मैं करता हूँ, क्योंकि आपने भी हम ये कहते हैं कि हमारी पहली सीरीज़ में ये अभी जो हम अभी बात कर रहे हैं जनरल अभी ये शुरुआत हो चुकी है इसकी ऑलमोस्ट। तो जब एक गैप बन जाता है, अभी हमारे सुनने वाले पाकिस्तान में तकरीबन 90% ज़्यादा पाकिस्तान में होंगे, नॉर्वे से भी बहुत लोग सुन रहे हैं, तो उनको अपना आप शायद नज़र आए इस बात में कि जब इस इतना बड़ा गैप आपका बन जाता है अपने वालिदैन के दरमियान, आपके और आपके वालिदैन के दरमियान बन जाता है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की कई ऐसे फ़ैसले जो उन्होंने करते हैं, उनको आदी होते हैं वो करने के, वो आप उनको इतना ज़्यादा वो देना नहीं चाहते इख्तियार, ठीक है ना, क्योंकि गैप आ चुका हुआ है। आप कहेंगे आप ये क्या बात हुई कि शादी मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आप चेक करें और उधर ही करनी है। तो ये गैप इस तरह का दूर करने के लिए आपके पास कोई इस तरह के केसेस आते हैं या अभी तक सिर्फ शादीशुदा जोड़ों के ही आते हैं, बच्चों के इश्यूज़ वगैरह लेके आते हैं? क्या लोगों के अंदर वो एक लफ्ज़ है कॉन्फ्रंटेशन, हम में से मैं समझता हूँ कि हमारे कल्चर में शायद कोई हम पाकिस्तानियों का ऐसा मसला है कि कॉन्फ्रंटेशन करने में ना हम बहुत ही ना डरपोक किस्म के बंदे होते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी के सामने नहीं आते। वो कन्फ्रंट करना जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि कोई ऐसे इशू ना खड़ा हो जाए जिससे हमें कन्फ्रंट करना पड़ जाए किसी को, किसी ने कोई धोखा दे दिया, वो गलत बात कर दी। तो क्या ये इस तरह के आप इशू लेना चाहेंगे जो लिसनर्स अभी सुन रहे हैं? क्या इस तरह के इशूज़ आपको लगता है कि आने चाहिए कि जो चाहते हैं कि अपने वालिदैन के साथ हम दोबारा से एक ऐसा रिश्ता बना सकें, क्या बन सकता है उस तरह? अगर इतना लंबा गैप 30-35 साल का हो जाए, क्या टिप देंगे आप उनको जो कि सुन रहे हैं, वालिदैन जो सुन रहे हैं और जो बच्चे सुन रहे हैं, कि क्या कहीं ना कहीं आके आयते तो हम सुना सकते हैं, लेकिन क्या कोई और प्रैक्टिकल चीज़ हो सकती है कि इनको दोबारा जोड़ा जा सके आपस में? इसका सबसे बुनियादी, जिसकी तरफ मैंने पहले कहा ना कि दीवार के बजाय ना ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए। दीवार बन गई ना, नहीं, उस दीवार को गिराना है ना। उस दीवार को गिराने का तरीका क्या है कि थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। सही, यानी एक तरफ से भी, और इसमें जो इनिशिएटिव लेगा वालिदैन लेंगे तो उसमें जाहिर बात है कि वो, और अगर औलाद लेगी तो वो ठीक है। देखें, हमारे कल्चर के अंदर एक चीज़ और बड़ा है कि बच्चे माँ के साथ एफिलिएशन उनकी होती है, माँ से अपनी बातें खुल के करते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन बाप के साथ उनका नहीं होता। हालांकि बाप भी बड़ा कुर्बानियाँ देता है, और सबसे ज़्यादा यानी वो बाप का किरदार ही शेल्टर का है। वो गर्मी सर्दी भूख प्यास कुर्बानियाँ सारी, और वो जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया ना कि वो अपने एहसासात शेयर भी नहीं कर सकते हैं, कि मर्द जो है हमारे यहाँ बचपन में सिखाया जाता है कि तुम मर्द हो जी, तुमने रोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाना एहसास। हाँ जी, तो दिखाना ही नहीं। हालांकि मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग उसको कहा जाए कि ये कोई मर्दानगी के ख़िलाफ़ नहीं है, आप रो भी सकते हैं, ठीक। और उसके बाद ये कोई मर्दानगी के ख़िलाफ़ नहीं है कि आप, अगर आपकी गलती है, बच्चों से सॉरी कर लें, ठीक है। मैं अब अपना पर्सनल आपको बताता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ को करूँ, मैं सॉरी कर लेता हूँ कि सॉरी बेटा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था और ये कर दिया। तो बच्चा कितना खुश होता है आगे से? तो बच्चा यकीन मानिए कि वो फिर मुझे भी कहता है कि जी ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो वो अपनी जब फीलिंग शेयर करता है ना, तो उससे फिर ये होता है कि एक रिलेशन बिल्ड होता जाता है।
वो मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जब माँ के साथ बच्चा अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकता है तो बाप के साथ क्यों नहीं कर सकता। इसी तरह जब वो बड़े हो गए हैं तो बड़े होने के बाद भी अपनी माँ के साथ वो फिलेशन रहती है, लेकिन बाप के साथ वो नहीं बन पाती। मेरे ख्याल से मैं अपने सामीन को ये तजवीज़ दूंगा कि वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, पहल करें, ठीक है, और उसके बाद वो दीवार को गिराएं। दीवार को गिरा के, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात और ऐसी हिकायात भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जी हम तो ये कहते हैं कि बाप को जो है वो जफ्फा लगाना, ठीक है, उसको सीने से लगाना, वो भी शायद पता नहीं अदब के ख़िलाफ़ है या शर्मा के, ठीक है, तो उसमें वालिदैन को भी इन हेजिटेशन नहीं महसूस करनी चाहिए। वो भी अपनी औलाद को लगाएं, सीने से गले लगाएं। जब फिर दुनिया से वालिद चला जाता है तो फिर बंदा कहता है कि काश के अब होते तो हम लगाते हैं। और ये तब आती है ना कि जब बंदा खुद उस स्टेज में पहुंचता है, यानी जब अपने बच्चे 15-20 साल की उम्र को पहुंचेंगे, 20 साल की उम्र को पहुंचेंगे, वो यूथ होते हैं, टीन एजर से आगे निकलते हैं, वो कहते हैं कि जी अब इख्तियार हमारे पास हो, हम फैसला करें। फिर बंदे को एहसास होता है जब खुद बंदा 50 के राउंड अबाउट होता है कि जी मेरे वालिद आज अगर ज़िंदा होते, 70-80 साल तक वो उस वक्त पहुँच चुके होते हैं, आज अगर ज़िंदा होते तो आज मैं उनकी फीलिंग को बेहतर महसूस कर सकता हूँ कि जो मैं उनकी उस वक्त गुस्ताखियाँ करता था या वो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था उस दौर में। तो उस वक्त फिर आप देखें कि अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो फिर वो रिलेशन दोबारा बिल्ड होता है। बिल्कुल सही। ये भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि जब वो अपने बच्चे जवान हुए हैं ना, फिर बंदे को हकीकत का पता चला कि यार ये बाप की जो सख्तियाँ थी वो उसके अंदर भी एक मकसद होता था, मोहब्बत ही उसमें, उस मोहब्बत के अंदर ही जो है वो ये सारी चीज़ें थी। तो वो फिर दोबारा जो है वो रिवाइवल होता है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी आज के स्पेशल गेस्ट, और ये एक सीरीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे urdupodcast.com पे, और आप urdu.fm पे भी ये पूरा प्रोग्राम सुन सकते हैं। एक सीरीज़ होगी, मुख्तलिफ फैमिली इशूज़ के ऊपर होगी, मुख्तलिफ ऐसे रिश्तों के ऊपर होगी, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर बात करने के लिए। मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन एक और आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। एक छोटी सी एडवाइस उन टीनेजर्स को या फिर किसी को भी जो कि इस वक्त जिसके वालिद ज़िंदा हैं, वालदा ज़िंदा हैं, जिनका गैप अपने वालिदैन के साथ इतना लंबा हो चुका है कि उनका अपनी माँओं के साथ भी कि उनका इतना अच्छा कनेक्शन नहीं होता, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे, खासतौर पे जिनके वालिदैन बूढ़े हैं, इस वक्त बुज़ुर्ग हैं? जाते जाते मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे ये बात कही है कि वो बंदा बड़ा बदकिस्मत है कि जिसके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है और वो उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत का सामान नहीं करता है। यानी बूढ़े वालिदैन वो सीधी सादी जन्नत है, ठीक है, वो उन्होंने जो कुछ किया है वो कर चुके हैं। आप हमारा काम क्या बनता है कि हम जो है वो साबिक़ा गलतियाँ उनका कफ़ारा अदा करें, और जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, आइंदा के लिए यानी फिर बाद के पछतावों के बजाय वो पहले ही सारी चीज़ें ठीक करें। उसमें थोड़ा सा यही बात कि अपनी अना ख़त्म करें, अपनी उसमें वालिदैन के साथ कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं होती, मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं होती। बंदा कहे कि नहीं जी उसने ये कहा है तो ये, इसी वालिदैन और मियाँ बीवी इनमें इज़्ज़त नफ्स बंदे को अपनी ख़त्म करके बंदा कामयाबी के साथ अपने मामलात चला सकता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।